जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का रिमेनिंग एनालिसिस। आप सभी को बता दूं मैं, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उनका एग्जैक्ट सोर्स मात्र एक बुक, वहां से वो सभी 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मुझे लगा सबसे पहले आपको एक होप दे देनी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या पढ़कर भी कम से कम मार्क्स जो है हम गेन कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनका सोर्स नहीं देखने को मिलेगा। ये हिस्ट्री की ब्यूटी है, ठीक है। बाकी जितनों का जो सोर्स है देखने को मिलेगा वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। और बिना देरी करते हुए हम हमारे एनालिसिस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो डिवीजन है हमारे हिस्ट्री का, एंशिएंट में आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। 14 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, और ये टोटल जो क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे गए थे हिस्ट्री में। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस इस बार यूपीएससी ने आपके सामने दिखाई है। तो स्ट्रेटजी में भी हम लोग कुछ इसी तरीके से एंशिएंट को और मिडिवल मॉडर्न को भी इंपॉर्टेंस देते हुए ध्यान देंगे। वो हम हमारी जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे एक एक क्वेश्चंस को। दोस्तों यहाँ पर कुछ 6 क्वेश्चन हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 4, 5, 6 ये 6 क्वेश्चन दोस्तों आपकी सिर्फ थीम एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। इसकी वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये सभी 6 क्वेश्चन सिर्फ एक बुक से पूछे गए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे हिस्ट्री के एनालिसिस को। अब दोस्तों ये जो है एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, ये भी आपका थीम एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। उस समय मुझे इसका जो सोर्स है एग्जैक्ट नहीं समझ में दिख पा रहा था। तो अभी जब मैंने इसको और डिटेल में चीज़ों को देखा तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे दोस्तों, आप अपनी थीम एनसीईआरटी से इसे इजीली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पहला जो ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, ये 4th सेंचुरी सीई है या नहीं है, ये आपका दे रखा है पेज 37 में। आपकी जो थीम्स की पहली एनसीईआरटी यहाँ पर आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, और उसके बारे में बात यहाँ पर ब्रैकेट में कर रखा है 4th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो प्रयाग प्रशस्ति का है। उसके बाद जब चाइनीज ट्रेवलर फायान की बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 6th सेंचुरी दे रखा है। ये 6th सेंचुरी गलत दिया हुआ है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फायान जो कि 5th सेंचुरी टाइम पीरियड के जो है उनमें बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 6th सेंचुरी ना होकर 5th सेंचुरी होगा। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से स्टूडेंट्स को एक नोट बनाकर दिया था। जब चांडाल्स हमने पढ़ा था तो उसमें फायान और यहाँ पर रेड से मार्क किया था 5th सेंचुरी, और जब जुआंगजियांग की बात हुई थी तो यहाँ पर 7th सेंचुरी मैंने अलग से हाईलाइट किया था रेड कलर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन ट्रैवलर्स का जो सेंचुरी है वो जानना। तो इसीलिए दोस्तों ये सेकंड जो है ऑप्शन ये गलत हो जाता है। और जब आप सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन हट गया, बी ऑप्शन भी हट गया, बचता है हमारा सी और डी। अब देखिए आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला यहां पर सही है, सेकंड दे नहीं रखा है, और सी और डी में 5 जो ऑप्शन है वो कॉमन है। तो जो बात है वो 3 पर आ जाती है। इन केस आपको थर्ड ऑप्शन नहीं पता है, ये थर्ड के बारे में आपको नहीं पता है, तो भी आप इस तरीके से एलिमिनेट करके इसका जो आंसर है वो 1 टिक करके आ सकते थे दोस्तों। 135 डी ऑप्शन टिक करके आ सकते थे। ये जो सोर्स है आपका थीम्स है। देखो ऐसा नहीं है दोस्तों, हिस्ट्री में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट सोर्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, बट हमें कहीं ना कहीं रिलेट करता चलना पड़ेगा और हमारी थीम्स में समझना होगा कि कितनी बारीक बारीक नॉलेज हमें हेल्प कर सकती है हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थीम से हमारा एक क्वेश्चन हमने और ऐड कर लिया। टोटल 7 क्वेश्चन अब हमारे थीम से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहां पर 4 कमीशन है। पहले मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं। आपकी जो बुक है
स्पेक्ट्रम की दोस्तों वहां पर एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस चैप्टर में आप देखेंगे यहां पर जब पब्लिक कमीशन की बात हो रही है तो एक यहां पर एटचिसन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस, इसके बारे में यहां मेंशन किया हुआ है, एटचिसन कमेटी के बारे में। देन ली कमीशन के बारे में यहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो कमीशन है एटचिसन और ली कमीशन, ये तो श्योर है कि पब्लिक सर्विस जो है उससे एसोसिएटेड है। बट बात आती है दोस्तों राधा कृष्णन कमीशन और इस्लिंगटन कमीशन। अब यहाँ पर आपका एक और चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, जो नेहरू फेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद का, स्पेक्ट्रम के एंड में एक चैप्टर आता है, वहां पर ये चीज मेंशन है। जब आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन में कि इन 1949 द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज सेटअप। तो ये जो राधा कृष्णन कमीशन है दोस्तों, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ना कि पब्लिक सर्विस से। ये इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको देखो वैसे देखो दोस्तों, एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करना और घर में आकर ये बोल देना कि ये क्वेश्चन आसान था, यहां से किया जा सकता था, वहां से किया जा सकता था, ये बहुत आसान होता है बोलना। तो वो चीज ना बोल के मैं आपको एक सिंपल लॉजिक भी बताता हूं दोस्तों। पहली चीज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दोस्तों ऐसा है कि हम आम तौर पर हमारी स्पेक्ट्रम की बुक में कभी ध्यान नहीं देते। हमारी जब स्पेक्ट्रम पूरी कंप्लीट हो जाती है तो एंड में एक चैप्टर आता है आफ्टर नेहरू, और जो है स्पेक्ट्रम का लास्ट का एक चैप्टर होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करता है। तो वो हम आमतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता कि आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपने ये पढ़ा होना चाहिए था। बट दोस्तों पब्लिक कमीशन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है यहां पर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, ये चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये मैंने गेम चेंजर में अपने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि इस चैप्टर को आप जो है पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर से लिंक करके पढ़िएगा। अब एक तो ये रहा हमारा पढ़ने का जो तरीका है। दूसरा दोस्तों, एक सोच कि किस तरीके से हम इसे लिंक कर सकते थे। आपको पता है राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, हमारे जो टीचर्स डे हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उसका जो पर्पस है, जो रीजन है, वो टीचर्स डे हम राधा कृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, जब टीचर्स डे राधा कृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जा रहा है, तो उनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेट करके होगा, ठीक है। मतलब ये एक मैं लॉजिक बता रहा हूं कि आप किस तरीके से इसे एलिमिनेट कर सकते थे दोस्तों, कि जो राधा कृष्णन कमीशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से लिंक होगा, ना कि पब्लिक सर्विस से। इसीलिए आप यहां पर इसे इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ दोनों तरीके देख लिए, किस तरीके से लॉजिक के थ्रू या एनसीईआरटी के थ्रू यहां पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लोकहितवादी। लोकहितवादी किसे कहा गया है यहां पर। अब दोस्तों यहां मैं आपको बताता हूं, ये सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन लोकहितवादी के बारे में जो पूछा है, आपसे सीडीएस 1 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। यहां कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख। ये इसका राइट आंसर है। सीडीएस 1 2021 में आपसे ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनफैक्ट मैं आपको दोस्तों बता दूं, सीएपीएफ के 2008 के पेपर में भी इस पर क्वेश्चन आया था। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, हम लोग पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करते हैं। आप नोटिस करेंगे सीएपीएफ 2008 और उससे पुराने क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सेम सीडीएस के। तो वो सब क्वेश्चन देखिए, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 साल का ही एनालिसिस करें। जब आपके पास समय है तो कंप्लीट एनालिसिस करिए, कहीं से कहीं तक भी कोई भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है जो कल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या बैकलॉग हमारे लिए जो बन जाए। तो यहां पर आप 2008 का भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था लोकहितवादी के बारे में। और साथ में यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे स्पेक्ट्रम की बुक में आपको यहां लोकहितवादी मतलब ऊपर ही यहां पर आप नोटिस करें मेंशन कर रखा है गोपाल हरि देशमुख और ब्रैकेट में लोकहितवादी। मतलब आपकी डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से पूछा गया क्वेश्चन, आपके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है दोस्तों जनरल सर्वे ऑफ सोशो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। हमेशा
आपका जो रिलीजियस मूवमेंट, ये जो चैप्टर है रिफॉर्म मूवमेंट वाला, दोस्तों हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि आपको इस चैप्टर को तैयार करना था बहुत अच्छे से, और ये एक सिंपल क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आपका गोपाल हरि देशमुख, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं और उन्हें मैच कराया गया है और पूछा है कि कौन सा नहीं है करेक्ट। ठीक है, हमेशा नोट पर सर्कल करें इस तरीके से, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं दोस्तों, आपको ये क्यों तैयार करना चाहिए था। बंदी जीवन, सचिन सान्याल। दोस्तों CDS 1 2023 का एग्जाम होता है आपके CAPF से 3-4 महीने पहले, वहां पर भी बंदी जीवन पर एक क्वेश्चन आता है। और जब मैं ये CDS का एनालिसिस करा रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप जो है बुक और ऑथर तैयार रखें, यहां से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया आपका। देखिए CAPF 2023 में, तो देखिए CDS 2023 में बंदी जीवन पूछा जा चुका था दोस्तों, सचिन सान्याल इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था दोस्तों, भगवती चंद्र वोरा इसके राइट आंसर हैं। एंड अगर हम थर्ड देखिए, अब यहां पर फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब हमारे ऑप्शन में CAPF में था, बंदी जीवन पर देख लिया हमने क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पर भी क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद देशर कथा, अब देखिए यहां CSE 2020 में देशर कथा पर क्वेश्चन था, द रेफरेंस ऑफ द बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देओस्कर। मतलब पूरा हम क्वेश्चन भी ना देखें, सिर्फ स्टेटमेंट भी देखें तो भी हमारा राइट ऑप्शन मिल जाएगा, सखाराम गणेश देशकर इसका जो है राइट आंसर है। और जो सी ऑप्शन है, इंडिया अनरेस्ट, एनी बेसेंट ने नहीं दिया था, ये यहाँ पर वैलेंटाइन चिरोल ने दिया था। इसका जो सोर्स है दोस्तों वो भी मैं दिखाता हूँ आपको स्पेक्ट्रम की बुक से। स्पेक्ट्रम की बुक में आपको देखेंगे पेज नंबर 306 पर दोस्तों यहाँ क्लियरली मेंशन है वैलेंटाइन चिरोल हुज बुक इंडियन अनरेस्ट। अब ये बुक किसकी है? वैलेंटाइन चिरोल की है। यहाँ पर जो इंडिया अनरेस्ट मैच करके दिया है एनी बेसेंट से, तो ये गलत है दोस्तों। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बता दिया है, आपके स्पेक्ट्रम के सोर्स से भी बता दिया है, और किस तरीके से आप यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड जो है लगा सकते थे अपनी प्रीवियस नॉलेज से, वो सब बता दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हर एक बुक, चाहे वो बंदी जीवन हो, चाहे वो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब हो, चाहे वो देशर कथा हो, वो हर एक बुक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिली है, और उसी सारी नॉलेज को कंबाइन करके एक क्वेश्चन यहाँ पर CAPF 2023 में आपसे पूछा जाता है। यही तरीका होता है यूपीएससी का खेलने का। यूपीएससी जो क्वेश्चन डिजाइन करती है दोस्तों, उसकी ट्रिक समझने की कोशिश करो। वो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेगी, वो 3-4 क्वेश्चनों को हो सकता है कि एक साथ क्लब करके एक क्वेश्चन बना ले, या फिर एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट अगर पूछे हुए हैं तो उस एक स्टेटमेंट को उठाकर आपका एक नया क्वेश्चन बना ले, या फिर 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को उठाकर सिर्फ एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ ले। मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसीलिए आपको PYQs को बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है, तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट। नियोलिथिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों पहला फर्स्ट ए स्टेटमेंट और बी ए स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ये न्यू स्टोन एज है और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो पॉलिश्ड स्टोन, एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉवर्टी है। उसके बाद सी और डी में दोस्तों कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन आपको मैं बताता हूँ क्यों है। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट सोर्स है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपकी NCERTs में, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम जो पढ़ते हैं वहाँ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट एक बुक है दोस्तों, ये तमिलनाडु की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, और साथ में मैंने यहाँ पर रखी है RS शर्मा। ठीक है, ये भी आपकी ओल्ड NCERT है, RS शर्मा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है। सी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें सेम टाइम में नहीं अपीयर की गई थी, धीरे धीरे ये अलग अलग टाइम पीरियड में अपीयर हो रही थी उस सब कॉन्टिनेंट में। और इस बारे में यहाँ पर आप थीम्स में देखेंगे मेंशन भी है, द नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजनल कल्चर्स एंड दे फ्लरिश्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड। यानी कि आप देखेंगे
नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपके जहां आपका पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ ये सबसे पहले डेवलप होता है और धीरे 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 एंड में जाकर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में ये डेवलप होता है एंड देन नॉर्थ ईस्ट में बाद में सबसे एंड में डेवलप होता है। तो इसकी जो स्टेज है वो प्रोग्रेस है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले यहाँ हुआ, फिर देन यहाँ, इस तरीके से एंड में जाकर नॉर्थ ईस्ट में डेवलप होता है। तो एक यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये सेम टाइम यहाँ पर जो आपके साथ इस स्टेटमेंट में खेल किया है इन्होंने वो सेम टाइम को लेकर किया है। ये सेम टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड में जो है यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब सी ऑप्शन इसका एक राइट आंसर हो सकता है, ये नॉट करेक्ट, बट डी ऑप्शन में भी दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है। डी ऑप्शन में कंफ्यूजन क्या है, देखो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ अराउंड 800 BCE। अब दोस्तों ये जो मेहरगढ़ है इन्होंने कहा है कि ये एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है यहाँ 8000 BCE में मिला है, जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं मेहरगढ़ खुद में ही जो फाउंड किया गया है, एविडेंस जो मिले हैं मेहरगढ़ के वो 7000 BCE में मिले हैं। तो अगर मेहरगढ़ 7000 BCE में फाउंड किया गया है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 8000 में कैसे फाउंड हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे कई बुक में इसके बारे में भी मेंशन है। द साइट ऑफ मेहरगढ़ हैज प्रोड्यूस्ड एविडेंस ऑफ अर्ली न्यूलिथिक टाइम्स डेटिंग टू 7000 BCE। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि 7000 BCE में मेहरगढ़ को फाउंड किया जाता है, एक न्यूलिथिक जो टाइम पीरियड की साइट है। ये तो आपका देखिए यहाँ पर आपकी तमिलनाडु बुक में रहा। अब RS शर्मा की जब अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आप देखेंगे न्यूलिथिक एज फूड एंड प्रोड्यूस में द ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूट टू 7000 BC लाइज इन मेहरगढ़। यानी कि दोस्तों मेहरगढ़ जो है 7000 BCE में फाउंड किया जाता है, बट यहाँ पर कह रहा है कि जो एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के वो 8000 BCE में मिलते हैं। तो एक मेरा पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों इस डी ऑप्शन के भी गलत होने की। अब यहाँ पर सी और डी दोनों में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखते हैं यूपीएससी किसको ठीक मानती है। तो अभी के लिए दोस्तों ये एक नया कंफ्यूजन मेरे सामने जो आया है तो ये मैंने आपको दिखा दिया है आपके सोर्सेज से। आपका स्टैंडर्ड सोर्स यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, बेसिक आपकी थीम्स या फिर कोई ऐसी स्पेक्ट्रम ऐसी एनसीईआरटीज। तो हमने इसको यहाँ पर तमिलनाडु की जो बुक है वहाँ से और RS शर्मा से जो है कंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इस कंफ्यूजन को एग्जाम की जो आंसर की आएगी तब तक के लिए रोक कर रखते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप। कौन सा इसमें से पॉटरी टाइप नहीं है। OCP, CCE, NBP, BRW। अब ये जो सोर्स है दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट चैप्टर्स में अलग अलग जगह जब पॉटरी का डिस्कशन होता है तो उस समय की पॉटरी के बारे में बताया होता है कि भाई ऋग्वेद में, हड़प्पन में, लेटर वैदिक में, मौर्यन टाइम पीरियड में ये पॉटरी देखने को मिली है। एक जगह कलेक्टिव वे में इसको कहीं आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, बट ल्यूसेंट में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक जगह पॉटरी कल्चर्स एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पर मेंशन किया है, टाइम पीरियड भी बताया है, नेम भी बताया है। तो यहाँ आप देखेंगे OCP, BRW, PGW, NBP। अब देखिए NBP ये रहा, उसके बाद BRW ये रहा और OCP ये रहा। CCE ये एक पॉटरी है जो यहाँ पर कोई टाइप नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है B होगा। सोर्स आपका ल्यूसेंट है। एक ये है आपका यहाँ से जिसे आप डायरेक्ट देख सकते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ पर चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल आपका नहीं कार्व किया गया है लॉयन कैपिटल एट सारनाथ में। तो यहाँ पर 4 एनिमल्स हैं, उन 4 एनिमल्स में से कौन सा एनिमल नहीं है वो आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट से आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका हिंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, ये 4 एनिमल हैं जो उस जो पिलर है वहाँ पर जो है कार्व्ड किए गए हैं। तो हॉर्स आपका है, बुल भी है, लॉयन भी है, डियर आपका नहीं है। तो डियर जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है कौन सा एनिमल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डियर होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके सोर्सेस मुझे कहीं देखने को नहीं मिले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका वैदिक सेक्रीफाइसेस पर, एक है यहाँ पर जैनिज्म पर, और उसके बाद ये है आपका टैक्स और साधन इंडिया में टैक्स सिस्टम को लेकर। उसके बाद यहाँ पर हॉर्सेस, ये अश्वशस्त्र, इसके बारे में ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर।
इसके आंसर हम लोग ऑलरेडी आंसर की में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो आप इसके आंसर के लिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है, एंड इसका आंसर 1 और 2 होगा, इसका सेज सलीहोत्रा होगा। ये चारों क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे हैं दोस्तों, जिसका सोर्स मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है। और साथ में आपके मिडिवल के भी 2 क्वेश्चन हैं। अब ये अष्टचापा वाला दोस्तों, इसका जो सोर्स है वो भी मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है। इसका ऑप्शन जो आंसर है वो डी होगा, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। एंड ये जो क्वेश्चन है 107 दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है। मतलब ये वाला क्वेश्चन है जो आप शायद, जो अगर आपने डायनेस्टीज पढ़ी हैं मिडिवल की और उस लीनिएज को आप अरेंज कर पाए माइंड में कि गुप्ता एज से पहले कौन पीरियड था, किसका था, तो शायद आप इसको अटेम्प्ट कर भी पाएँ। बट वैसे डायरेक्ट सोर्स मुझे इसका कहीं आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी है जो हम तैयार करते हैं वहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, ये 2, 3, 4 और 5, 6 क्वेश्चनों के सोर्स मुझे एग्जैक्ट कहीं देखने को नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी सोर्सेस मुझे पॉसिबल मैं कर पाया, मुझे ढूंढने में मिल पाए, वो मैं सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। इनकेस आपके पास इसका कोई हिंट है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कोशिश करना दोस्तों कंप्लीट, अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि मैं दिखाने के लिए ये सब चीज़ें आपको ल्यूसेंट से भी दिखा सकता हूँ, बट वहाँ पर भी इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन को कहीं पर ना दिखाएं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो क्योंकि वो सोर्स हमारे लिए जानना फिर हमारे काम का भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने मुझे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट भी दिखा दी है, ल्यूसेंट भी दिखा दी है, और उसके बाद फिर तमिलनाडु भी दिखा दी है, यहाँ पर तमिलनाडु भी दिखा दी है, आर.एस. शर्मा भी दिखा दी है, थीम्स एनसीईआरटी भी दिखा दी है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब में करें किसे, पढ़ें किसे, किसको तैयार करें, किसको छोड़ें, ये समझिए दोस्तों। तो हिस्ट्री को करने की स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए। देखिए 14 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। इन 14 क्वेश्चनों में फ्रेंड्स आपके 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी थीम्स की एनसीईआरटी पार्ट 1 से पूछे गए हैं, डायरेक्ट 7 क्वेश्चन, ठीक है। मिडिवल के 2 क्वेश्चन है जिसका सोर्स हमें पता नहीं है, तो इसको मैं भी साइड रखता हूं। मॉडर्न के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों दोस्तों स्पेक्ट्रम से पूछे गए हैं। अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं दोस्तों कि क्या सोर्स आपको हिस्ट्री में फॉलो करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग थीम्स और स्पेक्ट्रम, ये 2 सोर्स हैं दोस्तों जो आपको सबसे पहले तैयार करने चाहिए बहुत डिटेल में। और मैं आपको ये हमेशा कहता हूं दोस्तों, हिस्ट्री में कभी भी ये मत सोचना कि अगर 19 क्वेश्चन आए हैं तो ये 19 के 19 में सही करके आऊं। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, आपको ऑफिसर बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हिस्ट्री में आपका जो टारगेट है वो 50% होना चाहिए, मिनिमम 50% और मैक्सिमम 60 से लेकर 70% तक आपको जो है क्वेश्चन वहां पर ठीक करके आने हैं। यानी कि अगर 19 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और आप यहां पर 9 से 10 क्वेश्चन करके ठीक आ रहे हैं, तो मेरा मानना दोस्तों ये रहेगा कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। सभी स्टूडेंट्स में आप सबसे अच्छा हिस्ट्री में स्कोर करके आए हो, और वो आप यहाँ पर देख भी रहे होगे, जो हम इजीली कर भी सकते हैं। 7 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थीम से, 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से, अगर इन्हें टोटल काउंट करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके बेसिक सोर्स से देखने को मिलेंगे। और रिमेनिंग 9 क्वेश्चन, उसके लिए परेशान नहीं होना है दोस्तों, वो ऐसे हाई हैंगिंग फ्रूट हैं जिन्हें अगर आप तोड़ने चलेंगे तो आप इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को मिस कर बैठेंगे, और वो हमें काम करना भी नहीं है। ऐसी चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है कि ल्यूसेंट से अगर 1 क्वेश्चन आया, तमिलनाडु से 1 क्वेश्चन आया, आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री से अगर 1 क्वेश्चन आया तो हम उसकी पूरी बुक्स को पढ़ने चले। ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यहाँ पर नहीं होगा, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होगी अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वो सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको सबसे पहले थीम्स और स्पेक्ट्रम इन्हें तैयार करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तमिलनाडु करिए, स्पेक्ट्रम करिए, तमिलनाडु करिए या ल्यूसेंट करिए या आर.एस. शर्मा करिए, आपको जो ठीक लगे वो करिए। बट मैं आपको एक मिनिमम, कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट अगर देना चाहें आप लोग, तो थीम्स पढ़िए, फिर स्पेक्ट्रम पढ़िए, ये आपका सोर्स होना चाहिए। और यही मेरी जो है लास्ट यहाँ पर मेरा कहना होगा कि ये सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए हिस्ट्री के लिए। पूरा 100% पर फोकस मत करो, 50 से 60% भी अगर आप हिस्ट्री में टैकल करके आ रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों। तो यहीं पर मैं अपनी हिस्ट्री की वीडियो जो है एंड करूँगा दोस्तों। ये आपका हिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस था। इसका जो पहला पार्ट है वो
6 क्वेश्चन आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, रिमेनिंग हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस है वो अब देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।